हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं, मस्त हैं, अच्छे चल रही है आप लोग की पढ़ाई, है ना बच्चों? आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे 11th क्लास में, है ना। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट और सेकंड जो बहुत ही फंडामेंटल था, वो मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से कर लिया होगा, क्योंकि उसको अच्छे से करेंगे तब आगे का आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। एक विमी गति, या इसको रिजु रेखी गति भी कहते हैं, है ना। वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। इसको पूरा डिटेल देखेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सुविचार आप लोगों के लिए है। नकारात्मक सोच से न सोचना बेहतर है ना। कई बार हमारे दिमाग में नकारात्मक सोच आती है पढ़ाई से संबंधित, कि मैं तो बिल्कुल, मेरा पढ़ाई का स्तर बहुत कम हो गया है, मैं फेल होते जा रहा हूँ, मेरे टेस्ट में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, है ना। ऐसा सोचना, या मैं उनका बराबरी नहीं कर सकता, या वो मुझसे हमेशा आगे हो जाता है, मेरा क्लास में काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस आ रहे हैं, टीचर मुझे अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, मुझसे अपेक्षा रखते हैं पर मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहा हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं, आप लोग के मन में आते होंगे ऐसा। तो ये विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वही है, नकारात्मक सोच से न सोचना बेहतर है। तो उससे अच्छा आप सोचिए मत, केवल वर्क कीजिए, पढ़ाई कीजिए। इससे आप आगे बढ़ेंगे, आपके पढ़ाई का लेवल बढ़ते जाएगा और यू कैन अचीव मोर देन बिफोर। ओके, तो आज के सुविचार में इतना ही है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर तो क्लास में यहाँ पर हम देखेंगे एक विमी गति, है ना। एक विमी गति, इसको थोड़ा सा बता दो पहले मैं। एक विमी गति मतलब होता है सरल रेखा में गति, है ना। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति, सरल रेखा मतलब सीधे मार्ग में गति कर रहा है, ये एक सीधा मार्ग है और इस पर कोई व्यक्ति मान लो गति कर रहा है, या कोई भी इस पर से जा रहा है सीधा, मतलब इस मार्ग की केवल लंबाई है, तो इस गति को कहेंगे यहां पर सरल रेखा में गति। जैसे ट्रेन गति करता है एक सीधे पटरी पर, मान लो ट्रेन दौड़ रहा है, तो उसकी गति को हम एक विमी गति कहेंगे। मतलब ऐसा मार्ग जिसकी केवल लंबाई हो, उस पर यदि कोई वस्तु गति करता है तो उसकी गति है वो एक विमी गति कहलाती है। इसको रिजु का मतलब होता है सीधा, है ना। तो रिजु रेखी गति मतलब सीधी रेखा में गति, ठीक है। सब जो शब्दावली को भी समझना बहुत से आवश्यक है कि कैसे कैसे शब्द यहाँ पर है ना। स्ट्रेट लाइन मतलब रिजु रेखा या सरल रेखा, ठीक है। तो जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति को हम एक विमी गति कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। तो ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है ना, जो मैकेनिक्स के अंतर्गत है। मैकेनिक्स को कहते हैं यांत्रिकी कहा जाता है ना। एक मैकेनिक्स होता है और एक ऑप्टिक्स, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। ऑप्टिक्स मतलब होता है प्रकाश की, जिसमें प्रकाश संबंधी पूरा डिटेल पढ़ा जाता है ना। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, प्रकाश संबंधी बहुत सारी घटनाएं होती है, उनका डिटेल पढ़ा जाता है। सूक्ष्मदर्शी से लेकर दूरदर्शी से लेकर पूरा प्रकाश का सारा चीज आ जाता है। आप लोग 12th क्लास में पूरा डिटेल पढ़ोगे इसका, ठीक है। तो यहां पर हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स या यांत्रिकी। यांत्रिकी में क्या होता है, कोई वस्तु की गति, उस पर लगने वाले बल, वेग, त्वरण, ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, कि जैसे बल का गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, या बल लगाने से वेग क्या होता है, वेग में क्या चेंजेस आता है, या बल लगाने से त्वरण क्यों उत्पन्न होता है। तो ये हम यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। यांत्रिकी को एक्चुअली यहाँ पर, है ना, यांत्रिकी एक विज्ञान है जिसको दो प्रकार से, एक तो स्थिति विज्ञान, स्थिति, और दूसरा गति विज्ञान। मैकेनिक्स को दो भागों में बांटा गया है ना, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान, है ना। स्थिति विज्ञान को हम स्टैटिक्स कहते हैं और ये डायनेमिक्स। इसके और दो भाग हैं,
पहला है शुद्ध गति विज्ञान, दूसरा है उचित गति विज्ञान। शुद्ध गति विज्ञान मतलब काइनेमेटिक्स कहा जाता है, और इसको प्रॉपर डायनेमिक्स। इनको अच्छे से समझ लेना भी है ना, डिटेल देखेंगे इसका क्या होता है। सबसे पहले तो स्थिति विज्ञान या स्टैटिक्स, तो ये मैकेनिक्स की वह शाखा है या यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, स्थिर वस्तुओं का अध्ययन हम स्थिति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके लिए समय का कोई महत्व नहीं है। समय का कोई मतलब नहीं है इसके लिए, या समय को हम ध्यान में नहीं रखकर अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्थिति विज्ञान को जब अध्ययन करेंगे तो समय से हमारा लेना देना नहीं रहेगा, समय का कोई मतलब उसके लिए नहीं होगा, या समय का कोई महत्व नहीं है। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही है, ऐसा हो। जबकि कोई वस्तु गति कर रहा है तो वहां पर समय का महत्व ध्यान में रखा जाता है कि कितने देर में कितना किलोमीटर गया, कितने देर में कितना किलोमीटर की दूरी तय की। उसके आधार पर उसके बहुत सारे आंकड़े हैं, बदल जाते हैं। चाल बदल जाएगी, वेग बदल जाएगा, त्वरण बदल जाएगा, ऐसा है। कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहा है या ज्यादा समय में कम दूरी तय कर रहा है, तो उसके आधार पर समय का बहुत महत्व रहता है। किसमें? गति विज्ञान में। इसकी परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। गति विज्ञान में क्या करते हैं? गतिशील वस्तु का अध्ययन करते हैं निश्चित रूप से, डायनेमिक्स जिसको कहा जाता है। अब यहां पर शुद्ध गति विज्ञान और उचित गति विज्ञान की बात आती है। अब ये क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये भी गति विज्ञान ही है ना, गति विज्ञान ही है। इसमें भी हम गतिशील वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, पर शुद्ध मतलब क्या हुआ? गति के कारण को जाने बिना या बिना जाने, और इसका गति का कारण सहित अध्ययन। अब दोनों को अच्छे से अंतर दोनों में देख लो। शुद्ध गति विज्ञान का मतलब है कि गति के कारण को बिना जाने गति का अध्ययन करना। कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसकी गति का हम अध्ययन बस कर रहे हैं। वस्तु या गति के कारण से मतलब नहीं है, किस कारण गति कर हमको मतलब नहीं है, केवल वो किस प्रकार गति कर रहे हैं उस गति का अध्ययन बस करना है। गति का कारण हमको नहीं जानना है, तो उस केस में वो आएगा शुद्ध गति विज्ञान में। और दूसरा जैसे यहां पर उचित गति विज्ञान या प्रॉपर डायनेमिक्स, तो गति का कारण सहित अध्ययन करना या गति का कारण सहित व्याख्या करना, ये शुद्ध गति विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो ये जो यहां पर हमने देखा कि गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान, इनका पूरा डिटेल, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए यहां पर। फिर इसमें गतिमान वस्तु है ना, स्थिर वस्तु और गतिमान वस्तु, ये भी वही होगा। स्थिर और गतिमान वस्तु, ठीक है। स्थिर वस्तु मतलब जिसकी स्थिति समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है ना। ऐसी वस्तु जिसकी स्थिति समय के अनुसार परिवर्तित नहीं हो रही है, वो क्या कहलाएगा? स्थिर वस्तु। और गतिशील मतलब जिसकी वस्तु समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक है। जिस वस्तु की मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे मैं इधर इधर ऐसे ऐसे चल रहा हूं कमरे में, तो मैं गतिमान हूं, या मैं रोड में
गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूं या हमारे सामने कोई गुजर रहा है तो वो क्या है, गतिशील है, क्योंकि समय के साथ उसकी स्थिति क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है। पर हम अपने कमरे में देख सकते हैं, कुर्सी रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, दीवार में एक पिक्चर लगा हुआ है, ये व्हाइट बोर्ड यहां पर लगा हुआ है, बल्ब यहां पर लगा हुआ है। समय के साथ इनके पोजीशन में अंतर आ रहा है कि समय के साथ इनकी स्थिति बदल रही, क्या नहीं बदल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में। ठीक है ना। हम अपने आसपास बहुत सारे वस्तुओं को आप लोग अध्ययन करने के बाद, इस क्लास को अटेंड करने के बाद अपने आसपास कौन कौन सी वस्तुएं स्थिर है उनका अवलोकन करना, या कौन कौन सी वस्तुएं गतिशील है उनको अध्ययन करना, तो आपको समझ में आ जाएगा किसका पोजीशन बदल रहा है, किसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। पोजीशन बदलने का मतलब है वो हमसे दूर जा रहा है या हमारे पास आ रहा है या अपने जगह घूम रहा है, ये सबसे मतलब है। उड़ रहा, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ये पोजीशन चेंज होना है। ठीक है। तो स्थिर वस्तु, और इसी में एक आएगा बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु या इसको कहा जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। है ना, बिंदु वस्तु या पॉइंट ऑब्जेक्ट यदि किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो। ठीक है। यदि किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य, मतलब बहुत छोटा। अब जैसे इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, बहुत सारे एग्जांपल छोटे बड़े लिया जा सकता है कि जैसे एक, है ना, बिंदु वस्तु। ध्यान रखना है, पर बिंदु वस्तु का मतलब है कोई भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यदि उसके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा है, या आकार है वो दूरी की तुलना में नगण्य है। जैसे एक ट्रेन की बात करें, ट्रेन का आकार लगभग 800 मीटर के आसपास होता है। ट्रेन का आकार लगभग 800 मीटर या कभी कभी 1 किलोमीटर या उससे कम के आसपास होता है। ठीक है। अब ये ट्रेन मान लो सुबह से निकलकर रात तक बहुत दूर, मतलब ये कितना दूर चला गया, 1000 किलोमीटर। ट्रेन कई हजार किलोमीटर तय करता है एक दिन में, या सुबह से निकलकर रात तक। आप हमारे इंडिया के अंदर जो ट्रेन की बात करो तो कई सारे ट्रेन ऐसे हैं जो आज सुबह यात्रा प्रारंभ किया, अगले दिन सुबह, फिर अगले दिन सुबह, ऐसा 2 दिन में, 2 दिन 2 रात में अपनी यात्रा कंप्लीट करता है लगातार। स्टेशनों पर रुकता है ना, स्टेशनों पर तो रुकेगा भाई, क्योंकि यात्रियों को चढ़ना है तब तो वो ले जाएगा उनको, नहीं तो ऐसे ही ट्रेन खाली खाली थोड़ी चलेगा। ठीक है। आप लोग भी ट्रेन चढ़े होंगे, आप लोगों को भी आइडिया होगा कितना दूर तय करता है वो, आप आराम से बैठे रहते हैं। तो ये यहां से स्टार्ट किया ऐसे, और छुक 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 ऐसे करते 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 पहुंच गया बहुत दूर अपने गंतव्य जहां तक पहुंचना है उसको। तो वो 1000 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि 1000 किलोमीटर की दूरी की तुलना में ये 800 मीटर कितना कम है। उस समय जो ट्रेन है वो क्या हो जाएगा, बिंदु वस्तु। ठीक है। या कोई कार की बात करें, ये छोटा सा एक कार, ऐसे कार का साइज कितना होगा, कितना लंबाई होता होगा उसका, हाँ 4 मीटर 5 मीटर के आसपास। ये एक शहर से दूसरे शहर जब जाता है तो लगभग 100 किलोमीटर तय कर लेता है ना। 2 शहरों के बीच की दूरी मान लो 100 किलोमीटर है, तो एक शहर से दूसरे शहर गया तो उस दूरी 100 किलोमीटर की तुलना में इसका जो साइज है 5 मीटर कितना छोटा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक बिंदु वस्तु। हालांकि बहुत बड़ा है, पर उस जितना दूरी तय किया उसकी तुलना में वो बहुत कम है। क्लियर हो गया होगा अब तो, क्लियर हो गया। बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु से मतलब बिंदु के समान वस्तु, बिल्कुल कभी नहीं समझना वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हर वस्तु बिंदु वस्तु हो सकती है।
अब हम देखेंगे जैसे निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है इसको। अब निर्देश तंत्र से मतलब है कि जैसे किसी वस्तु या किसी स्थान की दूरी बताना। जैसे मैं कहूं दिल्ली 1000 किलोमीटर है, यदि मैं ऐसे ही कह दूं कि दिल्ली 1000 किलोमीटर है तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि दिल्ली 1000 किलोमीटर है, कहां से है। यस, ये पॉइंट हमारे दिमाग में आएगा कि दिल्ली 1000 किलोमीटर दूर है, पर कहां से उसकी दूरी मापी जा रही है। तो किसी स्थान की दूरी मापना है या किसी वस्तु की स्थिति का आकलन करना है, स्थिति को समझना है, तो हमको एक निर्दिष्ट पॉइंट लेना पड़ता है, निर्देश बिंदु लेना पड़ता है। कि जैसे ये दिल्ली है, इसकी दूरी यहां से 1000 किलोमीटर है ना। इस बिंदु से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है, तो उस केस में ये जो पॉइंट ए है वो क्या कहलाएगा, निर्दिष्ट बिंदु कहलाएगा। और इसकी स्थिति की व्याख्या करने के लिए यहां पर 3 अक्ष लिया जाता है, ये एक्स, वाई और इधर जेड। 3 अक्ष एक्स, वाई, जेड, है ना। एक्स, वाई, जेड ये कहलाते हैं निर्देशांक अक्ष कहलाता है। निर्देशांक अक्ष, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये तीनों क्या होते हैं, समकोणिक, है ना। यहां पर त्रिविमी लिया गया है क्योंकि किसी वस्तु की जैसे क्या हो रही है, आकाश में गति हो रही है, ऐसा मानकर इस निर्देश तंत्र की कल्पना की गई है ना। इस निर्देश तंत्र में 3 अक्ष एक्स, वाई और जेड हम लेकर चल रहे हैं। तीनों कैसा है, समकोणिक, मतलब एक दूसरे के साथ 90 अंश के कोण पर है। इनके बीच 90 अंश, इनके बीच भी 90 हो गए, इनके बीच भी 90। एक्चुअली यहां पर जो जेड एक्सेस है ऐसे नहीं है, वो ऐसे है इस तरफ, है ना। ये एक्स, ये वाई और ये जेड, है ना। ये इस प्रकार से मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स, वाई और ये जेड, जेड इधर है फ्रंट में आप लोग की तरफ। क्लियर हो गया। तो निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय होता है, इसकी परिभाषा सुन लो बिल्कुल। निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय होता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु या स्थान की गति या स्थिति को बताया जाता है, ठीक है। निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय होता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु या उसकी गति, किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है। एक बार और क्लियर कर रहा हूं, निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय होता है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इस पॉइंट को, इस निर्दिष्ट पॉइंट को कहा जाता है मूल बिंदु कहते हैं, और एक्स, वाई, जेड को क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष कहते हैं। जैसे यहां पर कोई पॉइंट पी ले लेंगे, तो पॉइंट पी मतलब ये एक्स, वाई और ये जेड। इस पॉइंट पी का ये इधर की दूरी क्या होगी, एक्स, इधर की दूरी क्या होगी, वाई, और इधर से इस अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी, जेड होगी। मतलब एक्स, वाई, जेड क्रमशः एक्स, वाई और जेड अक्ष की दिशा में इसकी मूल बिंदु से या अक्षों से दूरियां हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। निर्देश तंत्र के 2 प्रकार होते हैं, है ना। निर्देश तंत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला जड़त्वी, इनर्शियल, दूसरा अजड़त्वी, ठीक है। जड़त्वी निर्देश तंत्र और अजड़त्व निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल। जड़त्वी में जड़त्व के नियम का पालन होता है। इसमें
जड़त्व के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, अब इनके उदाहरण दूंगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जड़त्व के नियम आप लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, है ना। जड़त्व के नियम मतलब गति के जो नियम, न्यूटन के गति के नियम जो 9th क्लास में पढ़े हो, 11th क्लास में पढ़ोगे डिटेल। तो जितने भी जैसे विराम फ्रेम है या एक समान वेग से गतिशील फ्रेम है, ठीक है। कोई फ्रेम यदि विराम अवस्था में है या कोई फ्रेम एक समान वेग से गतिशील है तो वो जड़त्वीय फ्रेम के अंतर्गत कहलाएगा। और अजड़त्वीय फ्रेम में क्या आएगा? त्वरित फ्रेम। त्वरित फ्रेम मतलब जिसमें त्वरण है, वेग है वो कम ज्यादा हो रहा है। और घूर्णी फ्रेम है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो इनका और आगे डिटेल देखेंगे, है ना। तो अभी बिल्कुल शॉर्ट में यहां पर हम देखेंगे, इसके आगे इस चैप्टर में पूरा डिटेल इस चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर के सारे वीडियो को आपको देखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।